का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको 4 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इसको इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस पर्पज में पर्पज के लिए बांटा गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी पर्पज के लिए और इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन पर्पज के लिए। इसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज 2 भागों के लिए हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर पर पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस पर्पज में क्या क्या है। इसमें पहला पॉइंट था हाई कंपटीशन। आज की दुनिया में हर फील्ड में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है। तो क्या है कि किसानी में व्यापार में भी ज़्यादा से ज़्यादा हाई कंपटीशन है बाजार में। तो प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हमको मार्केट में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन अच्छे से फाइट करना पड़ेगा, संस्थाओं का लाभ कमाना पड़ेगा और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो कंज्यूमर है प्रोडक्ट को खरीदे ज़्यादा से ज़्यादा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ। तब हम जाके और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, तब जाके हम मार्केट में कंपटीशन कर पाएंगे। क्योंकि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो सेम प्रोडक्ट और भी कोई कंपनी बनाती है, तो इसलिए हमको अफोर्डेबल प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यूज करे, तब जाके हम मार्केट अधिक बिक है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, तब जाके हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। और हमारा प्रोडक्ट अधिक बिक रहा है कब होगा, जब हम कस्टमर के रुचि के अनुसार, उसकी फैशन के अनुसार, उनकी डिज़ायर के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। तब जाके अफोर्डेबल सही प्राइस में बनाएंगे, सही क्वांटिटी में, और उसका क्वालिटी अच्छा होगा, तब जाके हम अधिक से अधिक सेल कर पाएंगे। अधिक उत्पादन, हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की डिमांड है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। प्रति इकाई लागत में कमी, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो हमको जो कॉस्ट है वो कम से कम रखना पड़ेगा, ताकि उसकी लागत कम आए और अच्छे क्वालिटी में हमको प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ेगा मैन्युफैक्चर करके, और कम से कम लागत होगी तो कम से कम उसका प्राइस भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे। उत्पादन का निर्माण, हमको उत्पाद का निर्माण भी करना पड़ेगा। अब उत्पाद का निर्माण करने के लिए हमको कुछ ज़रूरी चीज़ें हमको जाननी पड़ेगी कि उत्पाद का निर्माण करने के लिए क्या हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमको उत्पाद का निर्माण ग्राहकों के अनुरूप करना पड़ेगा। ग्राहक क्या चाहते हैं, कौन सा उत्पाद क्या चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट चाहते हैं, उनके अनुसार हमको प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी इच्छा क्या है, उनकी रुचि क्या है, वो कौन से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट को खरीद को ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटिस्फाइड है, उनको यूज करने में अच्छा लगता है। जैसे आज एप्पल कंपनी है, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, वो उनका क्वालिटी सही है, उसमें सेफ्टी अच्छा है, तो इसीलिए आज प्रोडक्ट उसका ज़्यादा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वो कस्टमर के अनुसार वो बना है। तो हमको कस्टमर के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार हमको कस्टमर को बनाना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा उत्पाद को। नवाचार को प्रोत्साहन, हमको हमेशा अपने प्रोडक्ट में नया नया इनोवेशन करना चाहिए। नया नया इनोवेशन करने के बाद हमको नए नए प्रोडक्ट में चेंजेस लाने चाहिए, उनके डिजाइन में चेंजेस लाने चाहिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है तो उनके टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहिए। नवाचार हमको हमेशा करना चाहिए। नवाचार करने के लिए हमको नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने टीम को हमेशा मोटिवेट रखना पड़ेगा, प्रोत्साहन देना पड़ेगा, और उनको मार्केट में भी रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से जो हमारा कस्टमर है वो प्रोडक्ट में क्या क्या बदलाव चाहता है, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इनोवेशन करेंगे।
अधिक लाभ, किसी भी संस्था का जो टारगेट होता है, जो गोल होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, तभी हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे और कंपनी को आगे रन कर पाएंगे। उसके बाद संस्था का हमको विकास करना पड़ता है। संस्था का विकास कैसे होगा? जब हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। जैसे हमने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, बनाया, वो सेल हो गया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड आ रही तो हमको और नया प्रोडक्ट उसमें ऐड करना पड़ेगा, और नया प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। जैसे पतंजलि है, तो पतंजलि तो एक ही कंपनी है, लेकिन वो पतंजलि एक ही कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट को भी ऐड करके बेचती है। पतंजलि का बिस्किट भी है, पतंजलि का हर्बल भी है, पतंजलि का दवाई भी है। तो क्या नए से एक ही कंपनी, एक ब्रांड बनाने के बाद एक ही कंपनी में हम न्यू प्रोडक्ट को ऐड करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कस्टमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी, तो हम न्यू न्यू प्रोडक्ट बनाते रहेंगे ताकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, हमारा जो संस्था है आगे ग्रोथ कर पाए, डेवलपमेंट कर पाए, विकास कर पाए। मध्यस्थों की प्राप्ति में भी सहायता। मध्यस्थों की प्राप्ति बोलते हैं जो हमारा मिडिल मैन होता है, जो होल सेलर होता है, हमको होल सेलर को देना पड़ेगा, उनकी सहायता करनी पड़ेगी। उसके बाद होल सेलर के बाद हमको रिटेलर को, अपने होल सेलर रिटेलर को प्रोडक्ट देगा, और रिटेलर लास्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए देगा। तो हमको एक दूसरे के से कनेक्टेड है, तो हमको एक दूसरे। ख्याति का निर्माण, ख्याति होता है ख्याति गुडविल, ख्याति का निर्माण गुडविल को बोलते हैं। अब किसी संस्था में गुडविल कैसे बनती है? इस संस्था में गुडविल एक तरीके का इंटेंजिबल संपत्ति है। जब वो संस्था लंबे समय तक जब काम करती रहती, ज़्यादा ग्रोथ करती है, तो कंपनी के जो मालिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उसी को गुडविल बोलते हैं। एक तरीके का इंटेंजिबल संपत्ति है। तो गुडविल बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ चाहिए। न्यूनतम लागत, हमको गुडविल बनाने के न्यूनतम लागत में अच्छे से कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद अच्छी वस्तुएं उपलब्ध, हमको क्या करना पड़ेगा? एक कंपनी का उद्देश्य होता है कि हमेशा अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी क्वालिटी का वस्तु उपलब्ध कराए, तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, तब कंपनी ग्रोथ कर पाएंगी, तब जाके जो गुडविल है उसकी संस्था को बढ़ेगा। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है किसी कंपनी के, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिले। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंपनी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो और से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, और आगे भी लोगों को बताएगा कि इस प्रोडक्ट में को अगर आप भी खरीदिए, उसको इसका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। तो उसको संतुष्टि पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ग्राहकों की संख्या में वृद्धि। ग्राहकों की संख्या में उनको वृद्धि लगातार करनी पड़ेगी। अब ग्राहकों की संख्या में वृद्धि कैसे होगी? जब हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे बनाएंगे, उसको कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होंगे खरीदने के बाद, तब जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे जो कस्टमर है वो बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, तब हमारी कंपनी भी ग्रोथ करेगी। तब जितना कंपनी की ग्रोथ करेगी तो हमारा जो गुडविल है वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी बढ़ेगा। उसके बाद है माउथ पब्लिसिटी। हम जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है, कस्टमर उसको यूज करता है, यूज करने के बाद उसको ज़्यादा सेटिस्फाई, तो हमको एडवर्टाइजमेंट कम करने की ज़रूरत पड़ती है, और माउथ पब्लिसिटी लोग ज़्यादा करते हैं। माउथ पब्लिसिटी का मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने मुंह से बताना। जब अपने मुंह से किसी प्रोडक्ट के बारे में बनाते हैं, तो बताते हैं कि जानकारी देते हैं एक दूसरे को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी जानकारी को जब ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी को बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। तो माउथ पब्लिसिटी करने के लिए हमको अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे क्वालिटी में, अफोर्डेबल प्राइस में बनाना पड़ेगा, और कस्टमर को सर्टिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर ज़्यादा से ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी होगा, तो हमारा गुडविल भी ग्रोथ होगा। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किस लिए करते हैं? कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर जाने, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर जानेगा तो सेल होगा।
और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। टीवी में दे सकते हैं, पम्पलेट बंटवा सकते हैं, अखबार में दे सकते हैं, उसका कैटलॉग बनवा सकते हैं और उसके बाद पॉम्पलेट छपवा के बंटवा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट के बारे में पता चले, तब जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा, कंज्यूम करेगा। उसके बाद है संवर्धन। संवर्धन को मार्केटिंग बोलते हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करनी पड़ेगी, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग मार्केट में जाके मार्केटिंग करेंगे, अलग अलग जगह जाके मार्केटिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, सेल करेंगे, तब हमारी गुडविल भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। हमको क्या करना होगा, जो हमारे प्रोडक्ट को बनाए, हमारा जो कंपनी का एक सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कंज्यूमर है, जो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद, ताकि और हमारा उद्देश्य भी कि हम समाज को आगे बढ़ाएं, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा आरामदायक वस्तुएं बनानी पड़ेगी, ताकि उनको खरीदने के बाद जो हमारा कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करे, उसको आरामदायक वस्तु भी आरामदायक उसको हो, महसूस हो, अच्छा गुड फील हो। तो हमारा सामाजिक का उद्देश्य भी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता। हमको हमको अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर लेंगे, जब हमारा प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश पे बिकने लगेगा, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी के बारे में जानेंगे। तो और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सफल होंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर होंगे। तो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफल होना पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए 4-5 चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं उसमें क्या क्या। ग्राहकों की इच्छा। हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च करनी पड़ेगी, जो पूरी इंटरनेशनल लेवल ग्राहकों हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, उनको कौन सा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, उनको ज़रूरत है जो कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। तो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके इच्छा को भी, उनकी डिज़ायर को भी समझना पड़ेगा। उसके अनुसार हमको अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर डिज़ाइन करनी पड़ेगी, और क्वालिटी को भी सही रखना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट का सेल हो। उसके बाद है आवश्यकता। हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा ताकि उनकी मार्केट में नीड हो, इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रोडक्ट की नीड हो हमारे कंज्यूमर को, तब जाके वो खरीदेगा। रीति रिवाज। हमको इंटरनेशनल लेवल पे रीति रिवाज को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हर देश की रीति रिवाज, रहन सहन, उनका कल्चर अलग अलग होता है। तो हमको कल्चर के हिसाब से भी प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट इंडिया में बिकता है वही प्रोडक्ट दूसरे देशों में बिकेगा, क्योंकि इंडिया का कल्चर अलग है और इंटरनेशनल लेवल विदेशों का कल्चर अलग। यहाँ पे इंडिया में क्या सबसे ज़्यादा साड़ी बिकती है, लेकिन क्योंकि इंडिया का कल्चर अलग है, लेकिन बनारसी साड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है। लेकिन वही विदेशों में बनारसी साड़ी ज़्यादा नहीं बिकती, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है। तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे और सेल करेंगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। प्रतिस्पर्धा स्थिति। हमको इंटरनेशनल लेवल पे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि और कौन सी कंपनी है जो हमारे हमारे जैसा सेम क्वालिटी का ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है। तो और हमारे कितने कंपटीटर है जो इंटरनेशनल पे हमारे जैसा प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनकी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जो है उनकी स्थिति को समझना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा, ताकि हम उस मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे सरवाइव कर पाए। वस्तुओं का रंग, आकार, रूप ये सब भी जानना पड़ेगा। वस्तुओं का रंग भी हमको डिजाइन करना पड़ेगा कि क्योंकि रंग दिमाग के ऊपर छाप छोड़ती है, बहुत बड़ा इसका साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग के ऊपर। तो उसका रंग, रूप, आकार ये सब भी और उसका वेट, ये सब भी देखते हुए हमको अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर के अनुसार हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि हमको आवश्यकता की पूर्ति, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ेगी। उसको वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, उसको कौन से प्रोडक्ट की आवश्यकता है, उनके अनुसार हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर की आवश्यकता को पूर्ति करनी पड़ेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ पाए, कंपनी आगे बढ़ पाए, ग्रोथ कर पाए। उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कस्टमर बाजार का राजा होता है। तो हमको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर को, जितना हमारा कंपनी का जितना ज़्यादा टारगेट होता है कि हमारे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद। तब ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट को खरीदने के बाद संतुष्ट होते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी। अब बाजार में सूचनाओं की जानकारी, हमको बाजार में सूचनाओं की और जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी कि और क्या क्या हमारे कंज्यूमर और क्या क्या प्रोडक्ट चाहते हैं और क्या क्या चीज़ चाहते हैं, उनकी नीड क्या है। और उसके बाद अब जानकारी प्राप्त करने के लिए संचार व्यवस्था करना पड़ेगा कि हमको संचार कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, हम मार्केट में जाकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हम व्यवस्था अलग अलग तरीके से हम संचार कर सकते हैं। टीवी में देख के कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, अखबार में देख के कर सकते हैं। तो अलग अलग माध्यम होगा कम्युनिकेट करने का, संचार करने की व्यवस्था। वैकल्पिक वस्तुएं, वैकल्पिक वस्तुएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं पेन से लिखता हूँ, लेकिन पेन तो है नहीं, तो पेन क्या, मैं पेन उसके बदले मैं पेंसिल खरीद लूँगा, पेंसिल से लिख लूँगा, क्योंकि दोनों का काम तो लिखना ही है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं चाय पीने जाता हूँ, अगर वो दुकान वाला बोलता है कि चाय नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करूँ, उसके बदले मैं क्या करूँगा, उसके बदले में क्या, कोई बात नहीं, उसके बदले में कॉफ़ी दे दीजिए मुझे। तो क्या है कि किसी एक वस्तु के बदले अगर वो वस्तु उपलब्ध है तो उसी सेम टेस्ट जैसा किसी अलग वस्तु का हम कंज्यूमर क्या करता है, उपभोग कर लेता है। तो इसको बोलते हैं वैकल्पिक वस्तुएं, सब्स्टिट्यूशन वस्तुएं। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, हमको एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो कस्टमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो। और विज्ञापन अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, ब्रोशर के द्वारा, पम्पलेट के द्वारा, टीवी में और अखबार में, कई तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ज्ञान में वृद्धि, हमको हमेशा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपने ज्ञान में, अपनी नॉलेज में वृद्धि करना पड़ेगा। किस रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि उसके प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि और हम प्रोडक्ट में नया से नया, बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। और अपने कस्टमर के बारे में, उनके ज्ञान में वृद्धि करना पड़ेगा कि और कस्टमर क्या क्या नई नई चीज़ें चाहता है। तो जब हमको अपने ज्ञान में वृद्धि हुआ तो उसके अनुसार हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, डिजाइन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कंज्यूमर है अपने उस प्रोडक्ट को खरीदे। तो हमको लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट में भी अपडेट करना पड़ेगा और अपने ज्ञान में भी लगातार वृद्धि करनी पड़ेगी, ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। धन का सदुपयोग, धन को हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमको धन का सदुपयोग सही जगह लगाना चाहिए। और सही जगह लगाने के लिए हमको कम से कम लागत में हमको प्रोडक्ट को माल को तैयार कर देना चाहिए। और मिनिमम
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, और हमको धन का सदुपयोग अच्छे से करना चाहिए, ताकि हम भविष्य में और अगर पैसे की जरूरत पड़े तो हम मार्केट में टिक पाए। आफ्टर सेल सर्विस, जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो आफ्टर सेल सर्विस देती है कि अगर इस प्रोडक्ट में कोई खराबी आ जाती तो उसका रिपेयर हम करेंगे, और गारंटी भी देती है 6 महीने 1 साल का, या वारंटी भी देती है, गारंटी देती है। तो अगर गारंटी दे रही है कोई कंपनी, अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है गारंटी में डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के बदले नया रिप्लेस करके नया प्रोडक्ट देती है। अगर वारंटी देती है तो उस प्रोडक्ट का मरम्मत करते अगर ख़राब हो जाता है। उसके बाद जीवन स्तर में वृद्धि, क्योंकि किसी कंपनी का उद्देश्य होता है कि जो हमारे कंज्यूमर है उनकी जो लाइफ स्टाइल में वृद्धि हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्टाइल उनका स्टैंडर्ड हो सके, अच्छे से अच्छा जीवन यापन को जी सके, तो उनकी लाइफ स्टाइल में हमेशा वृद्धि करते रहते, और फोटो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट उत्पाद को बनाते रहते, ताकि उनको यूज करके जो हमारा कंज्यूमर है उसको कंफर्ट फील हो और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से अच्छा ग्रोथ कर पाए, और आरामदायक की वस्तु खरीद पाए, और उनको उसको यूज करने में सुविधा हो। उचित मूल्य पर वस्तु की उपलब्धता, हमको सटीक और सही मूल्य पे वस्तु की उपलब्ध कराना चाहिए मार्केट में कंज्यूमर को। ऐसा नहीं कि हम ऐसा प्रोडक्ट बना दें कि कोई खरीद ही नहीं पा रहा, उसका प्राइस ज़्यादा कर दे, या ऐसा प्रोडक्ट बना दे जिसका प्राइस बहुत कम कर दे। जैसे प्रोडक्ट बना दिए जिसका प्राइस इतना ज़्यादा है, 1 करोड़ 2 करोड़ है, तो उसको ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देते जिसका प्राइस सबसे कम है, तो कस्टमर समझेगा कि ये जो प्रोडक्ट है चीप है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ना सस्ता ना महंगा, मीडियम में क्या करना पड़ेगा कि हमको एक कस्टमर के अनुसार हमको प्राइस को फिक्स करके उनके अनुसार उपलब्ध कराना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मासेस हमारे प्रोडक्ट को खरीद पाए, तब हम कंपनी को और आगे ग्रोथ कर पाएंगे। यथास्थान वस्तुओं की उपलब्धता, यथास्थान वस्तु का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे कंज्यूमर कहते हैं, जिस स्थान पे कहते हैं, उस स्थान पे हमको वस्तु को उपलब्ध कराना पड़ेगा, और सही समय पे और सही जगह पे हमको उस वस्तु को उस स्थान पे पहुंचाना पड़ेगा। तब जाके हमारे जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उनका एक सीजन होता है, अगर उस सीजन के बाद हम प्रोडक्ट को उपलब्ध कराएंगे तो वहाँ तो सेल होगा ही नहीं। तो हमको उस सीजन में ही उस वस्तु को और उस समय पे ही उपलब्ध कराना पड़ेगा, सही टाइम पे और सही समय पर, तब जाके हमारे प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। आराम और सुविधा, एक कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा जो उद्देश्य होता है कि हमारे जो कंज्यूमर है अपना हमारे जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आराम और सुविधा, और यूज करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो हमारे जो कस्टमर। थैंक यू सो मच।